नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आज इस मुद्दे पर खामोश है। ये जानने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी साहब के पास। इनसे पूछेंगे कि ये इस तरीके का जो माहौल है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले तो असद साहब, आपका स्वागत है। ये बताइए, जो अफवाह का बाज़ार आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्म है, उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, इसको हम अफ़वाह का बाज़ार नहीं कह सकते हैं। कुछ न कुछ है, कहीं न कहीं एक चिंगारी है, लेकिन इसको पूरी तरीके से अफ़वाह नहीं कहा जा सकता। देखिए, सबसे पहले आप जो हाल फ़िलहाल हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए कि ए.के. शर्मा जो थे 2001 से नरेंद्र मोदी के साथ थे, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 से सेंट्रल की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री हैं। तब से वो सेंटर में सेक्रेटरी थे ए.के. शर्मा। तो सेंटर में सेक्रेटरी लेवल पे जो आदमी काम कर रहा हो, उसको अगर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है तो महज एक MLC बनाने के लिए, कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, जिसकी कुछ मीटिंगें साल में होती है मात्र फॉर्मेलिटी के लिए, उसके लिए नहीं भेजा गया है। कुछ ना कुछ उसके पीछे बड़ा मकसद है, लेकिन ये मकसद क्या है ये आपको समझना होगा। तो सवाल एक ये भी है कि गुजरात से आते हैं ए.के. शर्मा, हैं तो उत्तर प्रदेश के गुजरात में ही कैडर के IAS थे। कहीं ना कहीं बुला के उनको उत्तर प्रदेश बुलाना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि गवर्नर भी हैं गुजरात की और ए.के. शर्मा भी गुजराती के हैं। कहीं ना कहीं योगी जी को घेरने के लिए तैयार किया गया है। देखिए, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, तो इस वक्त विपक्ष भी ये बात कहता आ रहा है और आम चर्चा में भी ये बात है कि इंडिया के ऊपर जो इस वक्त लॉबी जिस लॉबी जो डिस्पेंसेशन रूल कर रहा है, उसमें गुजरात का ही होल्ड है। देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये केंद्र के सबसे बड़े दो पद होते हैं केंद्र सरकार के। प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। यही चीज़ यूपी के अंदर अगर ए.के. शर्मा आगे आते हैं तो ए.के. शर्मा भी गुजरात से होंगे और आनंदीबेन पटेल जो हैं हमारी गवर्नर, वो भी गुजरात से हैं। तो एक पॉलिटिकल इक्वेशन भी जो होती है, एक रिलेशन जो होता है सेंटर का और स्टेट का, वो वाया गवर्नर ही होता है। तो दोनों गुजरात से हो जाएंगे। सियासी पंडित जो अपने ज्ञान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ए.के. शर्मा को लाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और योगी जी को हटाना, कि कुछ बता रहे हैं कि सेंट्रल में शिफ्ट किया जाएगा, कुछ बता रहे हैं कि योगी जी अगर यहाँ पे आए तो बगावत भी हो सकती है। इस पर क्या होगा आपका? देखिए, आप सबसे पहले इन सवाल को दो हिस्सों में देखिए। पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो हाल फ़िलहाल की घटनाएं हैं, जो हाल फ़िलहाल में प्रदेश के हालात हैं या देश के हालात हैं, उनको देखिए। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ज़बरदस्त पोलराइजेशन चल रहा था 2013 के चुनाव के बाद, 2013 में वहाँ पर ज़बरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें जो जाट मुस्लिम इक्वेशन थी वो टूट गई थी। और वो इक्वेशन टूटने का बीजेपी को पूरा फ़ायदा हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उसको अच्छी खासी सीटें वहाँ से मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन किसान आंदोलन शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा जो सक्रिय किसान आंदोलन है उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे, वो पश्चिम में है। तो पश्चिम में ऐसा नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ कि बीजेपी को नुकसान होगा। ये कृषि कानूनों को लेकर जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल जो छोटा दल है, लेकिन उसको फ़ायदा होने का इसलिए भी इम्कान है कि वो बड़ी सक्रियता के साथ इसको समर्थन दे रहा है, इस आंदोलन को। और दूसरे, चौधरी अजीत सिंह के चले जाने से एक सिंपैथी भी रहेगी लोगों की लोकदल के साथ। तो कहीं ना कहीं वहाँ नुकसान होगा। हाँ, जो पूर्वी हिस्सा है प्रदेश का, उसमें योगी आदित्यनाथ का असर है। लेकिन हमने बात की हाल फ़िलहाल की, तो हाल फ़िलहाल में जिस तरीके से गंगा के किनारे लाशें दिखाई दी, पूरी मीडिया ने दिखाई, चाह के ना चाह के, लोकल मीडिया को भी, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उसे कवर करना पड़ा। जो कब्रें दिखाई दी लोगों की गंगा के किनारे रेती में,
उसके पास टहलते हुए जानवर दिखाई दिए, ये चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता है। और इसका कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर गया कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट वैसा एक अच्छा मैनेजमेंट जो था कोरोना की सेकेंड वेव में नहीं दे पाया। ये संघ के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। आज मई की 30 तारीख हो गई है और परसों से जून ही शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो संघ में भी कहीं ना कहीं एक चिंता है इस बात को लेकर कि भाजपा का भविष्य क्या होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक खबर आज सुबह भी हमने पेपर में पढ़ा कि अपना दल उत्तर प्रदेश का जो इकाई है वो सपा के साथ अखिलेश यादव से उनकी एक प्रतिनिधिमंडल ने मीटिंग की है और जुड़ने की मांग की है। इससे भी क्या माने निकाले सकते हैं? देखिए, होता क्या है कि ये जो छोटे दल हैं, अपना दल है या सोहेल देव समाजवादी पार्टी है, ये लोग एक तो इनकी कैसी इक्वेशन बन रही है, कैसी समीकरण बन रही है मौजूदा हुकूमत के साथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो मिजाज है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकारी अफसरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के, जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। आप देखिए, उन्हीं ने टीम 11 बनाई, टीम 9 बनाई, उसमें कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखाई दिया, खुद उनकी पार्टी के लोग नहीं दिखाई दिए। सारे लोग जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अंदर ऑफिसर्स हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से वो दूर रहते हैं। जिसका भी आपने ये भी उदाहरण देखा कि कई मंत्रियों ने, विधायकों ने चिट्ठियां भी लिखी हैं, अपने हाईकमान को भी लिखी हैं, मुख्यमंत्री को भी लिखी हैं, जिससे उनकी नाराज़गी योगी आदित्यनाथ के प्रति दिखाई देती है। तो जब उनके खुद के एमएलए या उनके खुद की पार्टी के नेता उनके करीब नहीं जा पा रहे, तो दूसरी पार्टी के छोटे नेता कैसे करीब जाएंगे? दूसरी पार्टी के नेता उनसे करीब कैसे जाएंगे और उनसे कैसे समस्या का हल करवाएंगे, अपने लोकल स्थानीय समस्याओं का हल कराएंगे? तो ऐसे में लोग विकल्प ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमें सम्मान मिल रहा है या कहाँ पर हमें अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो शायद इसी वजह से अपने दल ने भी ये सोचा हो, और इक्वेशन भी यूपी में घड़ी घड़ी समीकरण ऊपर नीचे हो रही है लगातार। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प के तौर पे समाजवादी पार्टी एक बड़ा विकल्प है, तो उसकी तरफ रुख किया हो आप। अभी कुछ दिनों पहले WHO ने कोरोना काल से जूझ रहे उत्तर प्रदेश की तारीफ भी की थी। तो बीजेपी के अंदर जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि एक अंदर खेमा इनसे जो है वो जलने भी लगा इस तारीफ से, क्योंकि जो आगे बढ़ता कद, प्रधानमंत्री लेवल का भी पद उनके देखा जा रहा था। तो इस पर कि क्या कहेंगे आपकी, क्या इसका मानना सही गलत? देखिए, जलने की बात कोई नहीं है इसके अंदर। योगी आदित्यनाथ का अपना एक कद है, एक पावरफुल नेता यूपी के कहलाते हैं, और जाहिर सी बात है 4-4.5 साल से प्रदेश के मुखिया हैं। और जहाँ तक WHO की या हार्वर्ड के लेटर्स की और इन सब की बातें की जाती हैं, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो सब जानते हैं, और उसमें जेलेसी का कोई मकसद नहीं बनता। अगर की थी तो सरकार की तारीफ़ करी थी। अभी हाई कोर्ट से भी उन्हीं ने दावा किया सरकार ने कि हाई कोर्ट ने भी उनकी तारीफ़ करी है। मैनेजमेंट को लेकर मामला वो नहीं है। देखिए, मामला क्या है कि जो असंतुष्टि है विधायकों के अंदर, क्योंकि हर आदमी मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता है, लोकल विधायक को फ़ोन करता है अस्पताल में बेड के लिए, ऑक्सीजन की शॉर्टेज के लिए, और जो पब्लिक का गुस्सा विधायक को झेलना पड़ रहा है वो सीधे मुख्यमंत्री को नहीं झेलना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 50 ज़िलों का वो करके आ गए, दौरा करके आ गए इतने दिन में। तो 50 ज़िलों में आप हेलीकॉप्टर से उतरिए और फिर चढ़ जाइए हेलीकॉप्टर में, तो इस दौरे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़मीनी दौरा नहीं है। और उसके बाद जो विधायकों के अंदर और महत्व के मंत्रियों ने भी ख़त लिखे, जो उसके अंदर उनकी जेलेसी, हम इसे नहीं कह सकते कि वो उनसे जेलेसी कर रहे हैं या उनसे कोई ऐसी, जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसका शायद कहीं ना कहीं समाधान कर नहीं पा रहे हैं योगी, जिसकी वजह से नाराज़गी हो सकती है। एक सवाल और है, आखिरी सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर 2017 के बाद से देखा जाए तो ब्राह्मणों की हत्या अच्छी नहीं मानी थी। इस पर भी पब्लिक और ब्राह्मण समाज में नाराज़गी थी। कहीं ना कहीं ये इस कारण भी योगी को हटाया जा सकता है। देखिए, ब्राह्मण समाज का मामला ये है कि जब यूपी में हुकूमत बनी तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा यूपी में, और उसके बाद बनी, लेकिन योगी केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी को अपने साथ, जो नॉन यादव ओबीसी है उसको अपने साथ कहीं ना कहीं पार्टी से जोड़े हुए हैं।
लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला क्योंकि वो ओबीसी थे और ये दूसरी बरादरी से आते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बरादरी से आते हैं, तो उस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए जो था रातों रात दिनेश शर्मा को जो था उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। रही बात ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज में जो नाराज़गी है वो आपको ये बता दें कि जो ब्राह्मण समाज का वोट है ये एक फ्लोटिंग वोट है। फ्लोटिंग वोट का मतलब ये होता है, हम आपको बताएं कि ये देखता है कि धारा किधर की बह रही है और ये वोट धारा के साथ चलता है। अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट किसी बड़े पॉलिटिकल पंडित से पूछे तो ये बात अच्छी तरीके से समझाएगा कि ये धारा के साथ समझता है। अगर आपको याद हो तो 2007 में ब्राह्मण समाज ने मायावती का साथ दिया था और यही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग कहलाती थी जो उन्हीं ने सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मिलके करी। तो टाइम टू टाइम ब्राह्मण समाज का मिजाज जो है वो बदलता रहता है और वो जो लॉबी उनको लगती है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के वो है योग है या जिसकी उम्मीद नज़र आती है वो उधर चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्ताब। तो ये थे असद रिजवी साहब जो साफ तौर